स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम नीतू है। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी, मगर अभी तक मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं हुआ था। गरीबों की शादी इतनी आसानी से नहीं होती। आजकल इस दुनिया में लालची लोग बहुत पाए जाते हैं, जो किसी की बेटी को लेने से पहले ढेर सारे दहेज और पैसे की मांग करते हैं। और फिर कुछ ऐसी लड़कियां जिनका रंग साफ नहीं होता और जिनमें थोड़ी बहुत कमी होती है, उनकी शादी में समय लग ही जाता है। जल्दी शादियां तो खूबसूरत लड़कियों की हो जाती हैं। हम जैसी मामूली सी शक्ल वाली लड़कियां तो कुंवारी ही बैठी रह जाती हैं। मेरे साथ मेरे भाई और भाभी भी रहते थे। भैया भाभी की 14 साल की एक बेटी थी। मेरे भैया की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने भैया से उम्र में बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं इस दुनिया में काफ़ी समय बाद आई थी। क्योंकि भैया को कम उम्र में ही खूबसूरत लड़की मिल गई थी और उनके भाग्य में जल्दी शादी करना लिखा हुआ था। उन दोनों की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन इधर मेरी ही उम्र निकली जा रही थी। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, मगर किसी में कोई कमी होती या फिर मुझे कोई बच्चों वाला मर्द मिलता था, जिनके लिए मैं इनकार कर दिया करती थी। मगर आज हमारे पड़ोस में रहने वाली सुशीला आंटी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। घर आई तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने उनको पानी पिलाया और वो मेरी भाभी के करीब बैठ गई। मुझे देखकर कहने लगी, अरे तुम भी मेरे करीब ही बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है। और भाभी से कहने लगी कि लड़के की फैमिली में भी कोई नहीं है, उसके पास भगवान का दिया सब कुछ है, उसे सिर्फ हमारी नीतू चाहिए। मैं अपने रिश्ते के बारे में सुनकर खुश हो गई थी। भाभी कहने लगी, क्या आपने लड़के वालों को नीतू की तस्वीर दिखा दी है? सुशीला आंटी बोली, मैंने कहा ना कि लड़के के परिवार में कोई भी नहीं है। मैंने तो डायरेक्ट लड़के को ही नीतू की तस्वीर दिखाई है और उसने फ़ोटो देखते ही नीतू को पसंद कर लिया है। भाभी उनकी बात से खुश हो गई और कहने लगी, अरे वाह सुशीला आंटी, बड़ा झटपट और अच्छा रिश्ता लेकर आई हो। चलो हमें भी तो लड़के की फ़ोटो दिखाओ और उसके बारे में बताओ। सुशीला आंटी कहने लगी, घर बार के बारे में क्या बताना, उसका बहुत बड़ा घर है, अच्छी कमाई करता है, बड़ी सी एक कार भी है, घर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। हमारी नीतू वहाँ पर राज करेगी। भाभी ने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार हमें लड़की की तस्वीर तो दिखाओ। सुशीला आंटी ने जैसे ही लड़की की फ़ोटो भाभी को दिखाई तो भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। भाभी ने कहा, सुशीला आंटी ये तो बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने जल्दी से लड़के का फ़ोटो मुझे दिखाया। मुझे लड़के का फ़ोटो देखकर शर्म आ रही थी, मगर मैंने देखा कि लड़का बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे से उसकी उम्र साफ नज़र आ रही थी। भाभी कहने लगी, सुशीला आंटी रात को जब नीतू के भैया घर आएंगे तब मैं उनसे बात करके आपको जवाब दे दूंगी। सुशीला आंटी कहने लगी, मगर एक कमी है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई। भाभी कहने लगी कि हाँ बताओ तो। वो बोली कि लड़के के घर में सब कुछ ठीक है, मगर मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गई कि वो शादीशुदा है और उसका 16 साल का एक बेटा भी है। सुशीला आंटी की बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। मैंने कहा, तो फिर वो लड़का कहाँ से हो गया? वो तो पूरा का पूरा आदमी हो गया। सुशीला आंटी मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुम्हारी भी कोई कम उम्र नहीं है, पूरी 30 की हो गई हो, तुम्हें कोई कुंवारा लड़का नहीं मिल सकता? अरे ये तो देखो, शक्ल का भी अच्छा है, कारोबार भी बहुत अच्छा है। इसका बेटा 1 साल का था तब उसकी पत्नी किसी बीमारी के कारण मर गई थी, लेकिन जब तक इस लड़के की माँ मौजूद थी उसने अपने पोते की परवरिश की। मगर अभी कुछ दिन पहले लड़के की माँ की भी मौत हो गई और घर में अब उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि अपनी शादी कर ले। उसका बेटा पढ़ रहा है, इसलिए वो अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर वकील बनाना चाहता है। सुशीला आंटी की बात सुनकर मैं और भाभी कंफ्यूज हो गए थे। भाभी ने कहा, फिर भी मैं नीतू के भैया से रात को बात करके आपको बता दूंगी। सुशीला आंटी हमारे घर से जाने लगी और जाते समय कहने लगी कि देख लो कविता, तुम्हारी ननद की उम्र भी कोई कम नहीं है और फिर ये इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि इसका रिश्ता किसी महल के राजकुमार से आ जाए। ये मौका और रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़के ने नीतू की फ़ोटो देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक ऐसी घरेलू लड़की चाहिए जो उसके घर और बेटे को अच्छी तरह से संभाल सके। सुशीला आंटी बार बार मुझे मेरी उम्र के बारे में याद दिलाती रहती थी।
मैं तो मुंह सिकोड़ते हुए अपने कमरे में आ गई थी। सुशीला आंटी ने भाभी के नंबर पर लड़के का फ़ोटो व्हाट्सएप कर दिया था। जब भैया घर आए तो भाभी ने भैया को सब कुछ बता दिया और फ़ोटो भी दिखा दी। मुझे लगा था कि इस रिश्ते के बारे में सुनकर भैया इनकार कर देंगे, क्योंकि इस इंसान की उम्र लगभग 40 से 45 साल थी और इसका 16 साल का एक बेटा भी था। मगर भैया ने कहा कि मैं भी नीतू के लिए रिश्ते देख देख कर थक गया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहते, मगर मैं क्या बताऊँ कि कुछ तो उसकी शक्ल की वजह से रिश्ते नहीं आते और कुछ रिश्ते इसलिए नहीं आते क्योंकि हम गरीब हैं और लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपनी बहन को अच्छा दान दहेज नहीं दे सकते। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता हमारी नीतू के लिए बिल्कुल सही है। अगले दिन भैया लड़के से मिलने के लिए उसके घर गए तो भैया को सारी बातें बहुत पसंद आई थी। भैया ने भी घर आते ही यही कहा था कि तुम वहाँ पर राज करोगी, लड़का बहुत अच्छा है। और क्या हुआ, उसका बेटा है तो उसे भी तो माँ की ज़रूरत है और तुम घरेलू भी हो, तुम्हारा गुजारा उस घर में बहुत अच्छा होगा। सब लोगों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि भैया भी मेरे लिए रिश्ते देख देख कर हार मान चुके थे। इस आदमी ने सच में हमसे कोई डिमांड नहीं की थी और इस तरह मेरी शादी सिंपल तरीके से इस आदमी के साथ हो गई थी। मेरे पति का घर बहुत अच्छा था, मुझे देखते ही पसंद आ गया था। मेरे पति की उम्र भले ही 40 साल थी, मगर देखने में वो बिल्कुल यंग लगता था। वो जिम करता था, उसने अपने आप को बहुत फिट बनाया हुआ था। उसका बेटा जिसका नाम रोहन था, रोहन और मेरा पति आपस में छोटे बड़े भाई लगते थे। मुझे लगा था कि रोहन का बिहेवियर अपनी सौतेली माँ के साथ शायद अच्छा नहीं होगा, मगर वो तो बिहेवियर का बहुत अच्छा लड़का था। उसने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया था। मैं जब इस घर में आई तो उसने पैर छूकर मेरा आशीर्वाद लिया और कहने लगा कि अब आप ही मेरी माँ हो, आपको ही मेरा और मेरे पापा का ख्याल रखना है। वो सच में बहुत अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे पति ने भी शादी की पहली रात मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और उसे कभी भी सौतेली माँ बनकर नहीं दिखाऊंगी। उनके कहने के मुताबिक मैंने उनसे वादा कर लिया था कि जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो अपनी पहली पत्नी के साथ सिर्फ 2 साल ही रहा था और बाकी की सारी ज़िंदगी उसने अकेले ही गुजारी है। सारा दिन मैं घर में कामकाज करने के बाद अकेली रहती थी। मेरी ज़िंदगी इस घर में बहुत अच्छी गुजर रही थी। शादी से पहले जो ज़िंदगी मैंने गरीबी में गुजारी थी, इस घर में आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी। इसी तरह मेरी शादी को 1 साल हो गया था। रोहन मुझे ही अपनी माँ मानता था और उसने मुझे पहले ही दिन से मम्मी कहकर बुलाया था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। मैंने उसका दिल जीत लिया था और उसको कोई कमी नहीं होने दी थी कि उसकी इस दुनिया में माँ नहीं है। मुझसे पहले उसने अपनी सारी ज़िंदगी बिन माँ के ही गुजार दी थी, मगर मैंने उसका इतना ख्याल रखा कि उसे मुझ में ही अपनी माँ नज़र आने लगी थी। इस सब से मेरा पति भी बहुत खुश रहता था और वो मेरे पति से मेरी बहुत तारीफ़ करता था। वो कोई काम नहीं करता था, हर वक्त घर में ही रहता था और घर में ही रहकर पढ़ाई भी कर रहा था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था और मैं उसको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर शैतानियाँ और मस्तियाँ भी करते थे। मेरे पति तो सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो शाम को ही घर वापस आता था। सारा दिन मेरे साथ मेरा बेटा ही होता था। मेरा कुछ खाने का मन करता तो रोहन ही मुझे लाकर दिया करता था। जिस बात पर मेरा पति मुझे मना करता था, उस बात पर वो मेरा साथ देता था। हम दोनों ही साथ बाजार भी चले जाते थे। मेरा पति था तो बहुत अच्छा, मगर उन्हें पाबंदियाँ लगाने का शौक़ था और मुझे पता था कि इसमें उनकी गलती नहीं थी। वो ये सब कुछ हमारी हिफाजत के लिए करते थे। मेरी भतीजी भी शादी से पहले मुझसे कुछ इस तरह का ही प्यार करती थी जैसे रोहन करता था। इसलिए शादी के बाद नेहा हमारे घर पर आती जाती रहती थी। वो मेरे बेटे से 2 साल छोटी थी। कभी कभी वो घर आती तो हम तीनों मिलकर ऐसी मस्तियाँ करते थे कि सब हैरान रह जाते। जिंदगी इसी तरह से बहुत अच्छी और मौज मस्ती में गुजर रही थी। मेरी शादी को धीरे धीरे अब 4 साल हो गए थे और हंसते मुस्कुराते ये 4 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन रात को जब मैं अपने कमरे में आई
तो मेरे पति ने मुझे बहुत अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आज फिर सारे घर में रोहन और नेहा के साथ मिलकर उधम मचाती रही हो। मैंने कहा हाँ, बहुत मज़ा आया। बच्चों के साथ मिलकर मैं भी बच्ची हो जाती हूँ। आज तो इतना मज़ा आया कि मैं खुशी से पागल ही हो गई। हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो गया। रोहन बहुत ही ज़्यादा हंसाता है। मेरे पति ने कहा कि हाँ, वही तो इस घर की रौनक है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अब हमें इस घर में एक और रोहन लाने की ज़रूरत है, जो रोहन का भाई कहलाए या फिर बहन। मेरा पति कहने लगा, हमारी शादी को 4 साल हो गए, मगर अभी तक हम दोनों का कोई बच्चा नहीं है। रोहन जवान हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी से पहले पहले हमारे पास कोई औलाद आ जाए। रोहन तो अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी में लग जाएगा, फिर हम दोनों अकेले रह जाएंगे। हमें भी तो जीने के लिए कोई सहारा चाहिए। मेरे पति ने बात तो बड़े आराम से कही थी, मगर बात बहुत बड़ी थी। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई। ये बात तो हम दोनों ही जानते थे कि हम दोनों का अपना बच्चा नहीं था, रोहन था। मगर मुझे भी छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मेरे दिल में भी छोटे बच्चों की ख्वाहिश जागती थी। मैंने इस बारे में पहले से नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने रोहन को ही अपना बेटा मान लिया था और नेहा को भी मैं अपनी औलाद की तरह समझती थी। इसलिए मेरा ध्यान कभी छोटे बच्चे की तरफ गया ही नहीं। वो दोनों ही मेरे लिए मेरे बच्चों के जैसे थे। मैं मायके जाती तो नेहा के साथ बिल्कुल उसकी माँ के जैसा रहा करती थी, और जब अपनी ससुराल में होती तो रोहन की हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। भाभी भी कहती थी कि ससुराल जाने के बाद तो सच में तुम्हारे भाग जाग गए हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसे ऐसा पति मिला है और ऐसी ससुराल मिली है जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भाभी की बात सुनकर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो सच कहते थे। शायद भगवान मेरी शादी में इसलिए देर कर रहे थे, क्योंकि मेरे भाग तो इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे। मेरे पति ने कहा कि कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा। मैं अपने पति के साथ अगले दिन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने हमें इलाज के लिए नहीं कहा था, बल्कि हमारे रिपोर्ट्स करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रिपोर्ट देखने के बाद मेरे पति का मुंह तो रोने वाला निकल आया था, मगर उन्हें ही तो शौक था डॉक्टर के पास आने का, क्योंकि जब हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी तो फिर हम दोनों के यहाँ अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ था। अपनी तसल्ली के लिए मेरे पति ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो दूसरे डॉक्टर ने भी अपने अलग टेस्ट करवाए थे। जब यहाँ भी रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि आपको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर 4 साल से आपके यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई। भले ही आप दोनों की उम्र ज़्यादा हो गई है, मगर आप दोनों अंदर से बिल्कुल फिट हैं और अभी भी बच्चा पैदा करने के काबिल हैं। इस वाली डॉक्टर ने मेरे पति का भी टेस्ट करवाया, जबकि पहले वाली डॉक्टर ने मेरे पति का टेस्ट नहीं करवाया था। अब वो परेशान हो गए और उन्होंने भी टेस्ट करवा लिया, और उनके साथ भी कुछ परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो पहली बार देखा है। भगवान की तरफ से तो देर होती है, मगर आपका मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आप दोनों कमज़ोर हैं, मगर मुझे तो कमज़ोर नहीं लग रहे। आपकी रिपोर्ट भी ये बात क्लियर नहीं कर रही कि आप कमज़ोर हैं। फ़िलहाल डॉक्टर को कुछ न कुछ तो लिख कर देना ही था, इसलिए उन्होंने हमें ताकत की दवाई लिखकर दे दी। घर आई तो मेरे पति का बिहेवियर बहुत अच्छा था, क्योंकि शायद उनका शक दूर हो गया था। जब हम लोग घर आए तो रोहन ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ माँ, कहाँ गए थे आप दोनों। मैंने कहा बस ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए गए थे। मैंने रोहन से कहा देखो, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ, इसे खा लो। वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा जितना आप मेरा ख्याल रखती हो ना, शायद इतना ख्याल तो मेरी सगी माँ भी नहीं रखती। मेरे पति ने कहा कि ऐसा नहीं कहते रोहन, ये तुम्हारी माँ ही है, तभी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है। रोहन कहने लगा पापा, मैंने लोगों से सुना है कि उनकी सौतेली माँ उनको प्यार नहीं करती, मगर मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। जिस तरह इन्होंने मुझे रखा हुआ है, इस तरह तो किसी भी माँ ने अपनी औलाद को नहीं रखा होगा। मैं जवान हो गया हूँ, मगर आज भी ये मुझे बच्चों की तरह प्यार करती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँ का साया हमेशा मुझ पर बना रहे। रात हुई तो मेरे पति ने कहा कि हमारा बेटा जवान हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जबकि मुझे तो रोहन की बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरा बहुत ख्याल करता था, बहुत साथ देता था। मैं अपने पति से छुप छुप कर उसे पैसे भी दे दिया करती थी। मैंने अपने पति से कहा कि रोहन 20 साल का हो गया है, क्यों ना हम उसका कहीं रिश्ता फिक्स कर देते हैं। मेरे पति ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
अभी वो पढ़ाई कर रहा है, मैं उसका ध्यान पढ़ाई से नहीं हटाना चाहता। मैंने कहा, आपने ही तो बताया था कि आपके ख़ानदान में कम उम्र में ही शादी हो जाती है। तो मेरा पति कहने लगा, वो दौर और था, अब ज़माना बदल गया है। मैंने कहा, मैं भी तो वही कह रही हूँ, अब ज़माना बदल गया है। आजकल जवान लड़के लड़कियाँ कितने बिगड़ रहे हैं। अगर हम रोहन का रिश्ता तय कर देंगे तो फिर उसका दिमाग भी एक तरफ का हो जाएगा, वो दूसरी लड़कियों के बारे में सोचेगा ही नहीं। मेरे पति कहने लगे, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर उसके लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। मैंने कहा, लड़की तो है मेरी नज़र में, अगर आप मान जाओ तो मैं बात करूँगी। वो लोग आंखें बंद करके अपनी बेटी दे देंगे। मैंने कहा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, हमारा रोहन तो पढ़ा लिखा है और कुछ समय बाद तो वह वकील भी बन जाएगा और शक्ल सूरत का भी अच्छा है। मेरे पति ने कहा, कौन सी लड़की? तो मैंने अपनी भतीजी नेहा का नाम ले दिया, मगर मेरे पति को ये मामला कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि रिश्तों को आजमाते नहीं हैं, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। अभी तो तुम्हारी भतीजी है, कल को तुम्हारी बहू बन जाएगी और कोई ऊंच नीच हो गई या फिर कोई बात हो गई तो तुम दोनों का रिश्ता भी खराब होगा। मैंने कहा, इस तरह रिश्ता खराब नहीं बल्कि मजबूत हो जाएगा। मेरे पति ने कहा, फिर कर लो, तुम अपने भैया भाभी से बात, देखते हैं कि क्या होता है। मैं तो खुशी खुशी नेहा को अपनी बहू बनाकर लाना चाहती थी और मुझे पता था कि मेरा कहना रोहन कभी नहीं टालेगा और ना ही नेहा टालेगी। अपने भाई या भाभी को तो मैं मना ही लूँगी। अभी नेहा भी पढ़ाई कर रही थी। अभी इन दोनों की शादी में लगभग 6-7 साल लग जाएंगे, मगर रिश्ता लग जाने से दोनों लड़का लड़की का ध्यान दूसरी तरफ भटकेगा नहीं। मामला बिल्कुल सीधा था, मगर जब मैंने अपनी भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी तो किस्मत ही खराब है। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहने लगी कि कल ही मैंने इसको किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना है। कह रही है कि शादी उसके साथ ही करेगी और लड़के वाले भी चाहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता लग जाए। जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। मैंने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। वो कहने लगी कि रात को ही तो मैंने इसको उस लड़के के साथ बात करते हुए देखा था। मैं तुम्हें सुबह कॉल करके बताती और तुम तो खुद ही यहाँ पर आ गई। अब तुमसे बात हो रही है तो तुम खुद ही देखो, इसमें तो इसकी ही खुशी है। और वैसे भी रिश्ता घर आने का मतलब तो यही है कि लोगों को थोड़ी ना पता चल रहा है कि उनकी मोहब्बत की शादी होगी। और वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी, अभी इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तब इसकी शादी के बारे में सोचूंगी। अभी तो सिर्फ रिश्ता ही लगा रही हूँ ताकि ये कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे भाभी ने रोक लिया था और कहने लगी कि आज अपने पति और बेटे को भी घर ही बुला लेना, रात का खाना खाकर ही यहाँ से जाना। लड़के वालों के घर से जवाब आ गया था कि उनको नेहा पसंद आ गई है। इस तरह नेहा का रिश्ता उसकी पसंद के लड़के के साथ फिक्स हो गया था। रोहन भी रात को मेरे पति के साथ घर आ गया, मगर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी दुनिया में मगन था। उसे क्या पता था कि उसके हाथ से इतनी अच्छी लड़की निकल गई थी। मैं इस रिश्ते से बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने तो टेंशन की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। घर वापस आते समय रोहन जिद करने लगा कि चलो माँ, आइसक्रीम खाते हैं। मेरे पति ने कहा कि मेरा तो पेट फुल है, अगर तुम दोनों खाना चाहते हो तो खा लो। जिस पर रोहन ने कहा कि मैं और माँ खा लेंगे, आप गाड़ी में बैठे रहना। वो मुझे लेकर आइसक्रीम पार्लर में आ गया, मगर मेरा वहाँ पर भी दिल नहीं लग रहा था। उसने कहा कि क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान नज़र आ रही हो। मैं भी आपको देख देख कर परेशान हो रहा हूँ और आप हो कि मुझे कुछ बता ही नहीं रही हो। मैंने कहा, रोहन, मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। वैसे मुझे उसे ये बात बतानी तो नहीं चाहिए थी, मगर सुबह हुई तो मैंने उसे बता ही दिया, क्योंकि मैं उससे हर बात करती थी। इस घर में वही मेरे लिए मेरा सब कुछ था, मेरा बेटा, मेरा दोस्त और मेरा सब कुछ। मैंने उसे कहा, देखो, मैंने नेहा को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था, लेकिन उसने तो उससे पहले ही किसी दूसरे लड़के को पसंद कर लिया। मेरा तो दिल ही टूट गया। रोहन ने इस बारे में कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। उसने ये भी नहीं कहा कि माँ छोड़ दो इस बात को। बस उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि मैं अपना मूड अच्छा कर लूँ और आज उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना दूँ। शाम तक मेरा मूड अच्छा भी हो गया था। अचानक से हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए। उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। वो मेरे पति के रिश्तेदारों में लगते थे। उन्होंने कहा कि तुम रोहन के साथ अच्छी तरह से तो रहती हो ना।
उसके साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार तो नहीं करती। और हाँ, तुम्हें ज़्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, कभी भी उसकी सौतेली माँ बनकर मत दिखाना। वो दोनों पति पत्नी मुझे ये बात कह रहे थे और मैं खामोशी से उनकी बातों को सुन रही थी। जब रोहन ने 2-4 बार ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि जब किसी के घर जाते हैं तो इस तरह की बातें नहीं करते। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बल्कि मेरी सगी माँ भी जिंदा होती तो इतना प्यार नहीं करती। आप लोगों को हमारे घरेलू मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। रोहन ने अपने मेहमानों के साथ बहुत बदतमीजी की थी। इस बात का तो बहुत बड़ा इशू बन गया था। वो लोग पागलों की तरह गुस्सा करने लगे। उन्होंने रोहन से कहा, हम तो तुम्हारी ही साइड से औरत से बात कर रहे थे, कहीं ये तुम्हारे साथ सौतेलापन ना दिखाए, तुम उल्टा हमारे साथ ही बदतमीजी कर रहे हो। तो रोहन कहने लगा कि आपको मुझ पर इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर पर होता तो रोहन को सबके सामने थप्पड़ ही पड़ जाता, क्योंकि मेरे पति ने अपने बेटे को बड़ों से बात करने की आदत सिखाई हुई थी, मगर वो अपनी सारी आदत भूल चुका था। लेकिन मेरे पति के पास फ़ोन पर शिकायत पहुंच चुकी थी। घर आते ही उन्होंने रोहन को ढेर सारी बातें सुनाई और डांट भी दिया। मैंने रोहन को बचा लिया था। मैंने अपने पति से कहा कि बस जाने भी दो, गलती तो उन लोगों की भी थी। वो मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे। मैं खामोशी से सुनती रही तो मेरे बदले का जवाब रोहन ने उनको दे दिया था। वो जवान है, इसलिए उसने बात को किसी तरह संभाल लिया। बस इसी तरह रोहन मुझे बचा लिया करता था और मैं उसको बचा लेती थी। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके खून के साथ कोई प्रॉब्लम लग रही है। आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपके खून के लेवल में कुछ फ़र्क आया है या नहीं, क्योंकि कभी कभी मेरे शरीर पर अजीब सी एलर्जी होती थी, जबकि मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया होता था। जब भी मुझे कहीं दर्द होता था तो मैं अपने पति को बताती थी और वो कहते थे कि अब तुम बूढ़ी हो रही हो, लेकिन फिर भी मेरी उम्र मेरे पति से तो कम ही थी। मेरी उम्र लगभग 35 साल की थी। डॉक्टर ने कहा कि आपकी ये रिपोर्ट हमें दिल्ली भेजनी पड़ेगी और इसको आने में भी 1 हफ्ता लग जाएगा। तो मैंने टेस्ट करवा लिया। नेहा हमारे घर फिर से आने जाने लगी थी। वो मेरी भतीजी थी। अगर मेरे दिल में उसके लिए कोई बात थी तो इसमें मेरा कसूर था, उसका नहीं। वैसे भी तो मैं यही चाहती थी कि वो खुश रहे, इसलिए मैंने भी उसके सामने कोई बात नहीं की। वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुकने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसके माता पिता गांव गए थे। मेरी भाभी के किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। गांव में नेहा की नानी का घर था। उसे गांव और अपनी नानी का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने शादी में अपने माता पिता को ही भेज दिया और खुद कहने लगी कि मैं तो बुआ के घर पर जाकर रुक जाऊंगी, शादी में आप लोग चले जाओ। वैसे भी उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए वो 3-4 दिन के लिए कहीं जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो मेरे घर पर आ गई। मेरे घर से उसका कॉलेज करीब पड़ता था। कई दिनों से इसी तरह से उसे हमारे घर में रहते हुए गुजर गए थे। जब उसके माता पिता अपने घर आ गए तो उन्होंने फ़ोन पर बता दिया था। नेहा उस दिन अपने घर जाने वाली थी, तो रोहन उसे अपनी बाइक पर छोड़ने के लिए चला गया था। नेहा के जाने के बाद घर के सारे काम करके मैं फ्री होकर अपने कमरे में आकर लेटी और मेरा पति, जो कमरे में पहले से ही बैठा हुआ हिसाब किताब कर रहा था, तो अचानक मेरी भाभी का फ़ोन आ गया। मेरा पति कहने लगा, इस टाइम तुम्हारी भाभी क्यों फ़ोन कर रही है? आज तक तो उन्होंने कभी ऐसे टाइम पर कॉल नहीं की। मैंने कहा, मैं पूछती हूँ कि क्या बात है। भाभी ने तो मुझे कॉल पर ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि नेहा अभी तक घर नहीं आई है। अगर वो आज भी तुम्हारे घर रुकना चाहती है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैंने कहा, भाभी आपको क्या हो गया? नेहा को तो यहाँ से गए हुए लगभग 3-4 घंटे हो गए। वो तो 8 बजे के टाइम ही चली गई थी, जबकि अब तो रात के 1 बज रहा था। मैंने इतना क्या कहा कि भाभी का तो जैसे दिल ही बैठ गया। मेरे पति को भी पता चल गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। मेरे पति फ़ौरन ही नेहा को तलाश करने के लिए निकल गए थे और मुझे भाभी के घर छोड़ दिया था। भाभी कहने लगी कि मैं तो यही समझी कि वो आज भी तुम्हारे घर रुकना चाहती है। मुझे क्या पता था कि वो अभी तक घर नहीं आई। तुमने किसके साथ उसे भेजा था? मैंने कहा, भाभी मैंने तो नेहा को रोहन के साथ बाइक पर भेजा था। मेरे पति ने फ़ोन रोहन को बुलाया और उससे कहा कि कहाँ छोड़ा था तुमने नेहा को? मेरे पति बहुत गुस्से में थे। मैंने अपने पति से कहा कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, आराम से बात की जा सकती है ना। मेरे पति ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। भगवान ने तुम्हें अपनी संतान दी होती तो शायद तुम्हारा दिमाग
इसके लिए इतना ख़राब ना हुआ होता। ये लेकर गया था नेहा को और वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। इसका मतलब है इसको पता है कि नेहा कहाँ पर है। अरे तुम्हें बात की गहराई समझ नहीं आ रही। मुझे सब समझ आ रहा था, मगर मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि रोहन कुछ भी गलत नहीं कर सकता। रोहन ने कहा कि नेहा रास्ते में ही किसी पार्लर की तरफ उतर गई थी। उसने कहा था कि मुझे पार्लर जाना है, इसलिए मुझे यहीं पर छोड़ दो। पार्लर से मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। मैंने उसे वहाँ पर छोड़ दिया था। सिर्फ मुझे ही रोहन की बातें सही लग रही थी, मगर नेहा का तो कुछ अता पता ही नहीं था। सुबह होने को थी जब वो ना जाने खुद ही कहाँ से आ गई और उसने ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर हम सब हैरान रह गए। रोहन ने तो मुझे सबके सामने बेइज्जत करवा दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहन जिसे मैंने अपनी औलाद से बढ़कर प्यार किया था वो मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि रोहन ही नेहा को लेकर गया था और उसको ब्लैकमेल करता रहा। उसे कहता रहा कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ परेशान है, इसलिए तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसको छोड़ दो और मुझे पसंद करने लगो। मुझसे शादी करने की बात अपने माता पिता के कानों में डाल दो। तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, मगर माँ की खुशी के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये बात रोहन अपने मुंह से बताता तो शायद उस पर कोई भी यकीन नहीं करता, मगर नेहा ने खुद बताया था कि उसने उसे ब्लैकमेल किया। जब मेरे पति ने रोहन से पूछा तो रोहन कहने लगा कि माँ परेशान थी और कुछ खा पी भी नहीं रही थी। मैं उनको उदास नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। हमारे घर में तो बहुत बड़ा फसाद बन गया था। मेरे पति ने भैया भाभी के सामने रोहन को बहुत डांट लगाई थी, मगर फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये सब कुछ इसने मेरी अंधी मोहब्बत में किया। हम उसे समझाकर घर वापस ले आए थे। रोहन ने नेहा को अपने दोस्त के घर बंद कर दिया था और उसके दोस्त ने ही उसे वहाँ से निकाला था। रोहन ने नेहा से कहा था कि तुम यहाँ बंद रहकर सोचो कि तुम्हें क्या फ़ैसला करना है और मैं तुम्हारा फ़ैसला हाँ में सुनना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा जज्बाती कदम था, लेकिन ये रोहन ने किया था, इसलिए तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे पति ने उसे बहुत डांटा था और घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया था। और फिर जब हम दोनों कमरे में आए तो मेरे पति ने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और कहने लगे कि तुम्हारी बेवजह की मोहब्बत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो मेरा बेटा है, मगर तुमने उसको कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया। मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए, मगर तुमने लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में मेरे सारे संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया। आज देखो उसने कितनी बड़ी हरकत कर दी है। इस बात को समझो। मैंने भी अब सोच लिया था कि मैं भी अब अपनी हद में रहूँगी। अगले ही दिन मैंने उसके लिए नाश्ता बना दिया, मगर मैंने उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया और ना ही मैंने कोई फालतू की बात की। उसने कहा आज मेरी पसंद का खाना बना देना। मैंने रोहन से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी, मगर तुम जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके पेपर होने वाले थे, मगर कुछ दिन की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वो आज तक खाली था और घर में दिखाई दे रहा था। उसे भी समझ आ गया था कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। वो भी चुपचाप वहाँ से चला गया। मैंने उसके साथ कभी इस तरह से बात नहीं की थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मगर मेरा पति ठीक कहता था कि उसे ये समझने की ज़रूरत थी कि वो अपने जज्बातीपन में आकर इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मैं इस बात को भूल जाना चाहती थी, मगर मेरा पति अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। उन्होंने कहा इसने बहुत बुरी हरकत की है, उसने उस लड़की को किडनैप किया। इसने कोई छोटी हरकत नहीं की, इसलिए मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर इसकी इस गलती ने मुझे इस कदम को उठाने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा कि कैसा बड़ा कदम? तो वो कहने लगे कि मैं उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। ये वहीं से ही हायर स्टडी करके आएगा और तब तक वहीं पर रहेगा। मैंने कहा वो हमसे दूर कैसे रह सकेगा? मेरे पति कहने लगे इस बात की परवाह तुम मत करो, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। तुम्हें तो नहीं भेज सकता, नहीं तो मैं तुम्हें भी कहीं भेज देता यहाँ से। अब मेरा पति भी मुझ पर गुस्सा करने लगा था। मेरा पति कहने लगा अगर शादी के 1 साल बाद ही हम दोनों का बच्चा पैदा हो जाता तो शायद वो अपने छोटे भाई में बिजी हो जाता, मगर तुमसे एक बच्चा पैदा नहीं हो सका। मेरे पति अब मुझे बच्चा पैदा ना करने के ताने देने लगा था। तुमने मेरे बेटे को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है कि वो तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो गया, और अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो और ज़्यादा पागल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिए हुए संस्कारों का वो मान तोड़ दे, क्योंकि मैंने उसे कुछ और सिखाया था, लेकिन जब से तुम आई हो तुमने उसे कुछ और बना दिया। मैं आज ही उसे अमेरिका भेजने का इंतज़ाम करता हूँ।
मैंने कहा, मैं पीछे घर में अकेली रहूँगी। तो मेरे पति कहने लगे, हाँ, तुम्हारी भी यही सज़ा है कि तुम अकेली घर में रहो। अचानक उस डॉक्टर की भी कॉल आ गई। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई है, आप आ जाइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं फ़ौरन ही डॉक्टर के पास चली गई। रास्ते में भी यही सोचती जा रही थी कि किसी तरह अपने पति से बात करती हूँ, वो रोहन को हमसे दूर ना करे, उसे इतनी बड़ी सज़ा ना दे। जब मेरे भैया भाभी और नेहा ने उसे माफ़ कर दिया तो फिर उनको क्या ज़रूरत है इतना बड़ा कदम उठाने की। सबको पता था कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, जज्बात में आकर किया। मैं डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर मुझसे भी ज़्यादा परेशान बैठी थी। उसने मुझे बताया कि आप किसके साथ रहते हो, आपके घर में कौन कौन हैं, ज़रा मुझे डिटेल के साथ बताइए। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे घर की डिटेल जानना चाहते हैं। डॉक्टर ने बताया कि दरअसल बात यह है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है और अभी तक आपके यहाँ बच्चा हो जाना चाहिए था, मगर आप बच्चा ना होने की दवाइयाँ खाती रही हैं और आपके अंदर उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो आज तक ऐसी कोई एक भी गोली नहीं खाई। तो डॉक्टर ने कहा, फिर आप झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, हम दोनों पति पत्नी को बच्चे बहुत पसंद हैं। हालांकि मेरा एक सौतेला बेटा भी है, मगर मेरा पति चाहता है कि उसके पास उसके बुढ़ापे का साथ ही एक और बच्चा होना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर, ना तो मेरे पति ने मेरे साथ कोई रोक टोक की हुई है और ना ही मैं कोई मॉडल हूँ और ना ही मेरा कोई करियर है और ना ही मैं कोई एक्टर हूँ जो मैं कहूँ कि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। उसने कहा, फिर शायद आपको किसी और ने ये दवाई दी है, क्योंकि आपके खून में इस दवाई की मिलावट पाई गई है और आपको ये दवाइयाँ रोज़ ही कोई दे रहा था, या फिर आप खुद ले रही थी, जिसकी वजह से आपके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने अपनी फाइनल बात मुझे बता दी थी। मैं इस बात को सुनकर बहुत परेशान थी। रिपोर्ट मेरे पास थी। सारा दिन घर में मैं रोहन के साथ ही गुजारा करती थी। सुबह नाश्ता हम लोग साथ करते थे, उसके बाद वो अपने कॉलेज के लिए निकलता था और दोपहर खाने से पहले कॉलेज से वापस आ जाता था, तो फिर दोपहर का खाना भी हम लोग साथ ही खाया करते थे। मेरा पति सुबह का नाश्ता ऑफिस में ही किया करता था और दोपहर का लंच भी, जबकि शाम के 5 बजे आने के बाद मेरा पति घर में चाय तक नहीं पीता था और फ़ौरन जिम के लिए चला जाता था। फिर रात का खाना ही हम सब एक साथ बैठकर खाते थे। मेरे खाने पीने में ये चीज़ें कौन मिला रहा था, आखिर ये सब कौन करना चाहेगा और इस तरह करके किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। मैंने ये बात अपने पति को बता दी और मैं रोने लगी। मेरा पति भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा, हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं, शुरुआत के दिनों में ही मैं प्रेग्नेंट हो जाती और मेरा बच्चा 3 या 4 साल का होता। ये सब आखिर किसने किया? मैं तो अपने घर के अलावा कहीं जाती भी नहीं हूँ। मेरे पति ने कहा कि एक दुश्मन है तुम्हारा, दुश्मन जिसने मोहब्बत से तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया। मैंने कहा कि क्या मतलब है आपकी बात का, मैं कुछ समझी नहीं। तब मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं समझ गया हूँ कि वो कौन है। वो फ़ौरन रोहन के कमरे में गए और उसे 2-3 थप्पड़ लगाए और उसे सब कुछ बताकर उससे पूछने लगे, क्या ये सब कुछ तुमने किया था? वो रोते रोते बता रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की कोई दूसरी औलाद हो, मैं ही अपने माता पिता का इकलौता बेटा बनकर रहना चाहता था। मुझे सब लोग कहते थे कि तुम्हारी दूसरी माँ आएगी तो तुम्हारे पिता के उनसे दूसरे बच्चे भी हो जाएंगे और फिर तुम्हारी माँ भी तुमसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि हर औरत अपनी सगी औलाद से ही ज़्यादा प्यार करती है। माँ तो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उनके प्यार का आदी हो गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्यार बांटने वाला इस घर में और कोई भी आ जाए। अगर माँ को कोई बच्चा पैदा हो जाता तो फिर वो मुझे नहीं बल्कि अपने बच्चों से प्यार करती, क्योंकि उसने तो उनकी ही कोख से जन्म लेना था और फिर वो उसको ही अपना सारा समय देती। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा, बल्कि पापा आपसे भी ज़्यादा। जिस दिन से ये हमारे घर में आई है मुझे एक अजीब सा लगाव हो गया है, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को ये सब कुछ बताया तो उसने मुझे कहीं से प्रेगनेंसी ना ठहरने की दवाई लाकर दे दी थी और मैं वो दवाई खामोशी से माँ के खाने में मिला दिया करता था। बस मैं किसी भी तरह माँ को वो दवाई खिला देना चाहता था, इसलिए माँ को कभी इस बारे में पता भी नहीं चला कि मैं उनके खाने में इस दवाई को मिलाया करता था। ये सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी। रोहन मेरे पैरों में बैठ गया और कहने लगा
कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता, मुझे अमेरिका मत भेजो, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा, बस मैं आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहता। मैंने हाथ से इशारा किया जिसका मतलब था कि जाओ यहाँ से। और कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने रोहन को अमेरिका भेज दिया। रोहन जवान हो रहा था, इस समय उसे समझदारी से काम लेना चाहिए था, मगर वो तो जज्बाती कदम उठा रहा था। उसके इस पागलपन ने मुझे भी शॉक कर दिया था, इसलिए मैं चाहती थी कि वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। उसके आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं उसको अपनी मोहब्बत में पागल करके उसके फ्यूचर को ख़राब नहीं करना चाहती। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया। शुरू में तो वो बार बार फ़ोन करने की कोशिश करता था, मगर मैंने उससे कोई बात नहीं की। उसने मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान करवाया। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपने काफ़ी समय तक दवाइयाँ खाई हैं, इसलिए आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब तो भगवान ही अगर आपको औलाद देगा तो आपको मिलेगी। वैसे हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रोहन मुझसे दूर जाने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है और वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, मगर ये सब कुछ हो गया और काफ़ी समय बीत गया। अब मैं और मेरा पति दिल से नहीं चाहते कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हो, क्योंकि रोहन की बातों ने हमारे दिल पर बहुत ठेस पहुँचाई थी। मेरा इलाज तो अभी भी चल रहा है, मगर अब ये भगवान के हाथ में है। जब उसने मुझे औलाद देनी होगी तब वो दे देगा। मैं अपनी तरफ से अब कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।